नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 12 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जाने वाले हैं। ऐसे कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की करते हैं शुरुआत आज के दिन के साथ में। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो सेशन की करते हैं शुरुआत। चलिए, आज आप देख रहे हैं इस महान विभूति जिनका नाम विवेकानंद। नौजवानों के आदर्श, भारतीय आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने भारतीय दर्शन को विश्व तक पहुंचाने का कार्य करा, उस महान विभूति का नाम विवेकानंद। इनकी जीवन की शुरुआत के बारे में मैं आपको बताता चलूं। जन्म इनका 12 जनवरी 1863। मात्र 39 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो देहावसान होता है वो होता है 4 जुलाई 1902 के अंदर। 4 जुलाई 1902 के अंदर इसकी डेथ। मात्र 39 साल ही अपने जीवन को इन्होंने जिया, लेकिन इतना कम समय जीवन जीने के बाद भी इन्होंने जो जो चीजें करी वो अपने आप में अद्भुत और हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। बात करते हैं 1893 का वो दिन जिस दिन अमेरिकी धर्म संसद, या कह सकते हैं विश्व धर्म संसद, जिसका आयोजन शिकागो, अमेरिका का एक बड़ा शहर, जहां पे इस प्रकार का एक आयोजन किया गया था। और मात्र स्वामी जी को 2 मिनट मिलने का, या कह सकते हैं 2 मिनट बोलने का जो समय मिला, और उन्होंने 2 मिनट के अंदर जो चीजें बोली वो वाकई अद्भुत थी। और उसके बाद में दुनिया ने उनके व्याख्यानों को इस प्रकार सुना कि मात्र 39 साल की उम्र जीने के बावजूद भी उनके विचार, उनका अध्यात्म, उनका दर्शन और उनका मानववाद अपने आप में अक्षुण्ण है और भारत उसका हमेशा ऋणी रहेगा। तो आज उनका दिवस मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से इसको जाना जाता है। और हर साल 12 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत और जानते हैं करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न। जानने से पहले देखते हैं कि जनवरी माह के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण दिवस थे जिनका एक बार मैं रिवीजन कराता चलूं आपको। 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस, जबकि 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती, जबकि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और कल का जो दिवस मनाया गया वो मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के तौर पे 11 जनवरी को मनाया गया। बहरहाल आज 12 जनवरी और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहले प्रश्न के साथ। देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका उद्घाटन कहां पर किया जाएगा। इसको आंसर होने वाला है कौन सा? मुंबई। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? इसकी आधारशिला रखी गई थी 2016 के अंदर। आधारशिला 2016 के अंदर, और उसके बाद यह पुल बनकर के तैयार हुआ है और लोगों के लिए अभी इसको समर्पित कर दिया जाएगा। पुल की कुछ खासियत देख लेते हैं कि 21.8 किमी लंबा, 6 इसके अंदर लेन है, 6 लेन वाला, जिसके अंदर 3 जाने और 3 आने, 3 जाने वाली और 3 आने वाली। इसके अलावा एक इमरजेंसी लेन है, जिसके अंदर कभी भी अगर अत्यावश्यक जो सेवा हो उसको उस जगह से निकाला जा सके। अगर स्पीड की बात करते हैं तो अधिकतम स्पीड होगी इसकी, जिसमें वाहन चल सकेंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वाहन चल सकेंगे, या कह सकते हैं इससे अधिक स्पीड से आप वाहन को नहीं चला सकते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर यह है कि इसके अंदर आप मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहन जिसमें टैक्सी, ऑटो और ट्रैक्टर, इसके अंदर ये नहीं चल पाएंगे। आपने देखा इसका उद्घाटन होने वाला है मुंबई में, और नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ने वाला 21.8 किलोमीटर लंबा ये पुल, जिसके ऊपर वाहन अभी सरपट गति से दौड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कि 16.5 किलोमीटर
ये समुद्री रास्ते को तय करेगा, जबकि 5.5 किलोमीटर ये जमीन पे चलेगा, या कह सकते हैं जमीन पे इसको बनाया गया है। तो 21.8 किलोमीटर लगभग ये लंबा पुल, और इसका भी हाल ही के अंदर उद्घाटन अभी किया जाएगा। ये स्थान कहां पे है? मुंबई के अंदर। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, और वहां पे इसका उद्घाटन किया जा रहा है। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आधारशिला इसकी दिसंबर 2016 में रखी गई थी। अटल सेतु ब्रिज के नाम से इसको जाना जा रहा है। देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, जो 21.8 किलोमीटर वाला होगा। 16.5 किलोमीटर समुद्र में चलने वाला है, जबकि जमीन पे चलेगा ये 5.5। 6 लेन वाला समुद्री लिंक है, जो मुंबई से नवी मुंबई को आपस में क्या करने होगा? जोड़ने वाला होगा। दोनों तरफ एक एक इमरजेंसी के साथ में 20 मिनट के अंदर आप इस दूरी को तय कर पाएंगे, जिसके अंदर पहले 2 घंटे तक लग जाया करते थे। मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर के लिए इसमें मनाही है। अधिकतम गति सीमा इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगी। और टोल टैक्स इसमें पहले 500 रुपए लिए जाने की इस प्रकार की कवायद चल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसमें रिबेट देते हुए मात्र 250 रुपए के अंदर टोल टैक्स इससे वसूला जाएगा। ब्रिज पर 400 के आसपास 400 सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित है, जिसके अंदर किसी प्रकार की अगर कोई एक्टिविटीज हो जाती है तो आपकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो समय पे पुलिस को मिल सके। और इसी के लिए 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और पक्षियों की सुरक्षा के लिए अलग से साउंड बैरियर भी लगाया गया है, जिसके अंदर पक्षी पहले ही वहां से क्या हो जाए? अलर्ट हो जाए और वहां से अपने स्थान को छोड़ दें। तो ऐसा जो है देश का सबसे लंबा ब्रिज, जो 21.8 किलोमीटर लंबा, जो मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला है। 16.5 किलोमीटर ये समुद्री सीमा की, या कह सकते हैं समुद्र के ऊपर चलेगा, जिसके ऊपर ब्रिज बनाया गया है, जबकि 5.5 किलोमीटर ये जमीन पे चलने वाला। ये आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। काफी लंबा बड़ा पुल है ये, और देश को ये समर्पित किया जाएगा। चलिए जानते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किस शहर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का रिकॉर्ड मिला है, या अवार्ड मिला है? वैसे भी अगर देखा जाए तो भारतीय शहर, नाम उसका इंदौर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, जिसको लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है। अपने आप में बड़ी बात। इंदौर कहां पे? इंदौर मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर लगातार 7वीं बार इस अवार्ड को अपने नाम कर रहा है। लेकिन इस बार एक चीज और भी हुई कि गुजरात का एक शहर का नाम क्या? सूरत और इंदौर दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पे इनको अभी शीर्ष पे रखा गया है। तो सूरत, जहां पर अभी हम लोगों ने देखा डायमंड बोर्स, एक ऐसा कमर्शियल स्पेस जिसने अमेरिका के पेंटागन स्थित जितना बड़ा जो रक्षा प्रतिष्ठान है उसको भी पीछे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा कर्मचारियों के साथ में काम करने वाला एक बहुत बड़ा यहाँ पे डायमंड हब बनाया गया है, और उसको डायमंड बोर्स के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो अभी वर्तमान के अंदर सूरत, जो गुजरात का एक बड़ा शहर, और इसके अलावा नहीं, जो प्रथम स्थान लगातार 7वीं बार रखता हुआ नजर आपको आ रहा है, इंदौर शहर, इन दोनों को संयुक्त रूप से नंबर 1 का खिताब मिला है। अब बात को आगे बढ़ाए। भोपाल, अगर राजधानी की बात करी जाए, अगर बात करते हैं तो नंबर 1 पोजीशन पे कौन है? वो भोपाल है। इसके अलावा अन्य कौन से शहर है? नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, जो भी शीर्ष शहरों के अंदर इनकी भी काउंटिंग की गई है। तो आप इस प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं, हाल ही में किस शहर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है? संयुक्त रूप से 2 शहरों को अवार्ड मिला है, लेकिन इंदौर एक ऐसा शहर जिसको 7वीं बार लगातार इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। इसके साथ में ही गुजरात का एक बड़ा शहर सूरत, वहां पे भी इस कामयाबी को इसने भी छुआ है। वैसे देखा जाए कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है अक्टूबर 2014 से। अक्टूबर 2014 से ही देश को स्वच्छ बनाने के लिए इस प्रकार की चीजें प्रोजेक्ट के तौर पे करी जा रही है, जिसके अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाने की भी योजना वर्तमान में चलाई जा रही है, और बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जिसको वर्ल्ड क्लास सिटीज बनाने के लिए भी काम चल रहा है। और इसी को आगे देखते हुए इस प्रकार का अवार्ड भी हर साल दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। पहली बार 2 शहरों को पहला स्थान मिला। इंदौर लगातार 7वीं बार होने वाला। अन्य शीर्ष नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और भोपाल के बारे में मैंने आपको यह बताया कि अगर राजधानी के तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे स्वच्छ राजधानी का खिताब अगर किसी को मिला है तो वो कौन सा है? भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, तो उसको भी एक खिताब से नवाजा गया है।
अब बात करते हैं स्वच्छ राजनीति की। बात तो हो गई, लेकिन सबसे अच्छा सबसे स्वच्छ कंटोनमेंट, कंटोनमेंट का मतलब कौन सा है, रक्षा छावनी, वो इसको अवार्ड किसको मिला है, तो महू एमपी के अंदर स्थित एक सैनिक छावनी, उसको भी सबसे स्वच्छ कंटोनमेंट छावनी का दर्जा भी उसी को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा शीर्ष राज्यों की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र, क्योंकि नवी मुंबई है तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में आती है, मुंबई के पास में लगता हुआ शहर, जिसका हमने पहले प्रश्न के अंदर जिक्र करा था कि नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ने वाला समुद्री जो ब्रिज है, भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, वो कहां पे, नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ने वाला। मध्य प्रदेश की बात कर ही रहे हैं, जहां पे भोपाल और उसी के साथ में इंदौर और साथ में छत्तीसगढ़। इन जो शीर्ष राज्यों, यहां पे स्वच्छता के जो पैमाने हैं अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छे पाए गए हैं। स्वच्छ मिशन की अगर शुरुआत करते हैं तो हम सब लोगों को विदित 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती 2014 का वो साल जिस दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में भारत और यूएई के बीच में कितने समझौते हुए हैं, हम सब लोगों को पहले से विदित ये 10वां गुजरात वाइब्रेंट सम्मेलन 10 से 12 जनवरी, स्थान कहां, गुजरात। आयोजन इसका किया गया और उसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पे यूएई के जो राष्ट्रपति है वो यहां पे पधारे थे और उनके साथ में कौन कौन से समझौते हुए थे उसी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी वर्तमान में इनके साथ में भारत ने 4 समझौते करे हैं, जिसमें गुजरात सरकार है और इसके अंदर कौन कौन से समझौते करे हैं। एक तो करे बंदरगाहों को और ज्यादा उन्नत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ में, पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी और एक है कौन सा, नवीनीकरण ऊर्जा। ये 4 प्रकार के जो मसौदे एमओयू है वो गुजरात सरकार के साथ में यूएई ने अभी करे हैं। जो वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन जिसका आज अंतिम दिवस है, क्योंकि आज 12 जनवरी, क्योंकि 10 जनवरी से लेकर के और 12 जनवरी के मध्य ये चल रहा है, तो इसका आंसर होने वाला है कि 4 समझौते उन्होंने करे हैं। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। खाद्य प्रसंस्करण में भी गुजरात के बंदरगाहों के निर्माण के लिए यूएई की कंपनी इसमें निवेश करने वाली है और इसके नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के दोहन करने के संबंध में और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजनाओं के क्षेत्र में भी सहयोग करने के लिए इस प्रकार की बात करी गई है। अब बात करते हैं कि हाल ही के अंदर यूएई भारत दोनों इस प्रकार चर्चाओं में बने हुए थे कि जिस प्रकार भारत कच्चे तेल का आयात कहां से करता है, यूएई से करता है, इसके अलावा अन्य देशों के साथ में भी करता है, जिसके अंदर रसिया भी है, वेनेजुएला भी है, सऊदी अरब भी है, कतर भी है, बहुत सारे ऐसे देश हैं। लेकिन यूएई ने इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म भारत सरकार को दिया कि हम जब आप हमारे को आयात के बदले जो मुद्रा चुकाते हैं उस मुद्रा का जो विनिमय होगा वो किसमें, आप ही की स्थानीय करेंसी में किया जाएगा, अर्थात आप रुपए के अंदर भी हमें इसको क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार का समझौता भी भारत सरकार के साथ में यूएई ने किया। इसके अलावा अभी फरवरी के अंदर दुनिया का तो नहीं कह सकते, लेकिन यूएई का सबसे बड़ा मंदिर जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी फरवरी माह के अंदर कहां करने वाले हैं, यूएई के अंदर करने वाले हैं। यह भी अपने आप में चर्चाओं में। और अभी जो वर्तमान के अंदर जैसलमेर राजस्थान के अंदर स्थित एक बहुत बड़ा जिला, और वहां पे अभी डेजर्ट साइक्लोन 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन अभी वर्तमान में किया जा रहा है, जिसके अंदर यूएई की और भारत की दोनों की संयुक्त जो रक्षा जो सेना है वहां पे क्या कर रहे हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कंडक्ट कर रही है। तो वर्तमान में यूएई इस प्रकार भारत के साथ में चर्चाओं में बना हुआ है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है। जिस प्रकार 2023 के अंदर जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत का स्थान पासपोर्ट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 80वां था और वही स्थान अभी भी बरकरार है। तो कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, 80वां है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से राष्ट्र हैं जिनका पासपोर्ट सबसे ज्यादा समृद्ध है। तो जापान संयुक्त रूप से काफी देश आए इस बार, जापान, जर्मनी, सिंगापुर ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा यह कह सकते हैं उनका जो पासपोर्ट है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। ताकतवर होने का अभिप्राय यह है कि एक पासपोर्ट में बिना किसी वीजा के
कितने देशों के अंदर आप यात्रा कर सकते हैं, वही उस देश की या उस पासपोर्ट की क्या ताकत को माना जाता है। तो सबसे आपने मैंने टॉप मोस्ट तो ऐसी कंट्रीज बता दी जिनके पासपोर्ट सबसे ज्यादा मजबूत है। अब कमजोर की भी बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान विश्व का सबसे कमजोर पासपोर्ट माना जाता है वो अफगानिस्तान का, या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि अफगानिस्तान का एक व्यक्ति चुनिंदा शहरों के अंदर, शहरों की बात तो नहीं कर सकते, देशों के अंदर जा सकता है जहां पे उसको वीजा ऑन अराइवल जैसी सुविधा मिलती हो, लेकिन यह सबसे कम है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि भारत 80वें स्थान पे रहा है, पहले स्थान पर जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली और सिंगापुर सरीखे देश है, और स्पेन भी, जो सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट की दृष्टि से अपने आप को रखते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सारे जो आप देश देख रहे हैं, ये देश के जो लोग हैं वो कितने जगहों के अंदर, कितने देशों के अंदर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का लाभ ले सकता है। तो ऐसी संख्या है 194 देशों के साथ में इस प्रकार की आप यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्थान पे, ये तो संयुक्त रूप से नंबर 1 पर में है, जबकि इसके अलावा दक्षिणी कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन ऐसे देश हैं जो नंबर 2 पोजीशन पे बने हुए हैं। सबसे कमजोर की बात करी जाए तो अफगानिस्तान 104 अंकों के साथ में 28 देशों के अंदर ही क्या कर सकता है, ये सिर्फ सफर कर सकता है वीजा ऑन अराइवल्स के तौर पे, पर्यटक का वहां का जाता है। तो अब दुनिया का पहला डिजिटल पासपोर्ट बनाने वाला कंट्री कौन है, उसका नाम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जिसके अंदर फिनलैंड है, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। इस प्रकार की जो कंट्रीज हैं जिनकी HDI इंडेक्स की बात भी कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं भी, शिक्षा, रोजगार, जीवन प्रत्याशा और बहुत सारे अन्य मानक जिनके अंदर वो शीर्ष क्रम के अंदर ही हमेशा रहते हैं। और उसी की तर्ज के अंदर दुनिया का पहला डिजिटल पासवर्ड वो कहां पे बनाया गया है, वो है भी फिनलैंड के अंदर। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, सिंगापुर। सिंगापुर वैसे पासपोर्ट की दृष्टि से भी देखा जाए तो अपने आप में शीर्ष क्रमों के अंदर है, जबकि वहां के अगर हवाई अड्डे की बात करते हैं तो वो भी अपने आपको शीर्ष स्थान पर बनाए हुए हैं। अब आप देखते हैं इसके अलावा जापान का हनोई, ये नंबर 3rd पोजीशन पे है, जबकि दोहा का एयरपोर्ट नंबर 2 पोजीशन पे और नंबर 1 पे चांगी एयरपोर्ट। ये कहां के, चांगी सिंगापुर का। अगर अराइवल ऑन टाइम के हिसाब से देखा जाए, कि अगर टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो जापान का हनोई एयरपोर्ट नंबर 1 पर है, जहां पे सभी प्रकार का जो परिचालन, जो वायु परिचालन होता है वो बिल्कुल समयबद्ध तरीके से होता है। अब भारतीय संदर्भ में भी बात कर लेते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो समय प्रबंधन के नंबर 1 पे जाना जाता है। केम्पागोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु, टर्मिनल नंबर 2 अत्यधिक ये कह सकते हैं, यह विश्व के जो शीर्ष सुंदरतम टर्मिनल के तौर पे केम्पागोड़ा का नंबर 2 टर्मिनल सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसको मिला है, चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को। वैसे देखा जाए अगर सिंगापुर के बारे में तो पासपोर्ट की दृष्टि से अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा मजबूत पासपोर्ट की अगर दृष्टि से देखा जाए, तब भी सिंगापुर अपने आप में शीर्ष स्थान रखता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा जो लगातार 12वीं बार सम्मानित हो चुका है। एयर ट्रांसपोर्ट रिसर्च फर्म स्काई ट्रैक्स के द्वारा सम्मानित को किया जा चुका है, जबकि दोहा का हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वितीय स्थान पर रहा है। तृतीय स्थान पे टोक्यो का हानेडा हवाई अड्डा तृतीय स्थान पे। अब बात करते हैं सीरियम की रिपोर्ट ऑन द टाइम प्रदर्शन के हिसाब से, जो जापान का जो हानेडा जो हवाई अड्डा वो नंबर 1 पे बना हुआ है। भारत में प्रथम की अगर बात करें तो केम्पागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु के अंदर है, जो भारत के अंदर सर्वप्रथम स्थान पे आता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल मूवमेंट्स विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर ट्रैफिक देखा जाए किसमें, वायु परिचालन के अंदर, तो वहां पे छत्रपति महाराजा शिवाजी छत्रपति महाराज स्टेडियम की जगह पे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है, मुंबई में है। ये भी अपना नंबर 1 स्थान रखता है किसके लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल मूवमेंट्स के अंदर विश्व रिकॉर्ड इसने बनाया। सबसे ज्यादा फ्लाइटों का परिचालन हुआ है, वो कहां पे हुआ है, मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में पेटीएम द्वारा गिफ्ट सिटीज गुजरात में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है, जिसका आंसर होने वाला है 100 करोड़।
गिफ्ट सिटी के बारे में हम सुन रहे हैं। ये अहमदाबाद से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसी गिफ्ट सिटी जो हाईटेक होगी और सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न होगी। अभी हाल ही के अंदर गिफ्ट सिटी और चर्चाओं में बनी हुई थी और विवाद का मुद्दा भी बनी हुई थी। वो इसलिए बनी हुई थी कि गुजरात के अंदर शराबबंदी पूर्णतया लागू है, लेकिन यहां पे गुजरात सरकार ने ढील देते हुए गिफ्ट सिटी के अंदर शराब सेवन को क्या कर दिया था, प्रतिबंध को हटा लिया गया था। और ऐसा कहा जा रहा था कि गिफ्ट सिटी के माध्यम से अब गुजरात के अंदर भी धीरे धीरे शराब का सेवन या जो प्रतिबंधित हुआ करती थी उसको खोल दिया जाएगा। इस प्रकार भी विवादों में गिफ्ट सिटी रही थी। इसके अलावा बात कर सकते हैं हम कि 10 से 12 जनवरी, जिसका मैंने पहले प्रश्न में ही सारी चीजें कवर कर दी कि वाइब्रेंट गुजरात का सम्मेलन, और इसके अंदर यूए के साथ में गुजरात सरकार ने 4 प्रकार के एमओयूज भी करे हैं। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो 100 करोड़ का जो पेटीएम ने इस प्रकार का इन्वेस्ट करा है गिफ्ट सिटी गुजरात के बारे में कुछ अन्य चीजें आप जान लेते हैं। गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर में स्थित एक आधुनिक शहर जो कुल 886 वर्ग एकड़ के अंदर ये एक हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है। गुजरात की फाइनेंस और टेक्नोलॉजी हब के लिए इसको निर्मित किया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब चर्चाओं में किस लिए है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही के अंदर शराबबंदी की वजह से यह चर्चाओं में बना हुआ था। 10वां वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन जो 10 से 12 जनवरी के मध्य गुजरात के अंदर भी आयोजित किया जा रहा है, और इसकी जो अध्यक्षता है वो यूएई के राष्ट्रपति ने करी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 3 दिनों के लिए यहां पे शिरकत करी है, इसको और ज्यादा सफल बनाने के लिए। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। वित्त मंत्री के अनुसार भारत कब तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऐसा वक्तव्य बार बार हमारी वित्त मंत्री महोदया अलग अलग प्लेटफॉर्म से देती ही रहती हैं। इस बार वही बात उन्होंने कही कि 2027-28 के अंदर हम इस आंकड़े को छू लेंगे, जहां पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2014 के आसपास भारतीय जो खाता धारक थे उनकी संख्या मात्र 15 करोड़ हुआ करती थी, लेकिन वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण बैंकों की अप्रोच दूर दराज ग्रामीण अंचलों तक पहुंचने के कारण वहां पे जो भारतीय खाता धारक थे उनकी संख्या ज्यादा हो गई, या कह सकते हैं एक अच्छे स्कोर तक पहुंच गई। वो कितनी होगी? 50 करोड़ अभी भारतीय खाते, या कह सकते हैं भारतीय उपभोक्ता जो खाताओं का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। पिछले 9 साल में आप देख रहे हैं, पिछले 9 साल के अंदर $595 अरब एफडीआई आया है। ये बड़ी बात कि विदेशी निवेश जब आएगा तभी किस देश की सूरत और तरक्की को चेंज वो कर सकता है, और इसी की एवज के अंदर इस प्रकार के अभी स्टेटमेंट वित्त मंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं 2047 तक। 2047 के बारे में बार बार क्यों बात होती है कि 1947 को जब भारत आजाद होता है और उसके सैकड़ों साल, ये कह सकते हैं 1 सैकड़ा शताब्दी जिसको मनाया जाता है, 100 साल के बाद में भारत की स्थिति क्या चेंज होने वाली है। तो मैं आपको बताऊं कि जो अभी $5 अरब के आसपास जो अर्थव्यवस्था का जो आकार होने वाला था वो अभी कितना हो जाएगा? 30 लाख करोड़ अरब तक का ये होने वाला है। वर्तमान में 3.4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की जो जीडीपी है वो कितनी है? अभी 5वें नंबर पे है, लेकिन थोड़े दिनों में 2027-28 तक ये 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी और नंबर 3 पे काबिज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फिर पहले 2 कौन से हैं, तो अमेरिका और चीन। अमेरिका और चीन क्रमशः है 1 और 2 नंबर पे बने हुए हैं, जबकि अभी वर्तमान में भारत 5वें नंबर पे। 5 नंबरों की भी मैं रैंकिंग आपको बताता चलूं। नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे जर्मनी है, नंबर 3 पे जापान है, नंबर 4 पे जर्मनी है और नंबर 5 पे कौन सा है? भारत है। और भारत इस आंकड़े को यह कह सकते हैं जो ताज जो नंबर 3 का है उसको 2027-28 के आसपास इसको छू लेगा। अब बात करते हैं कि इतनी बातें अगर की जा रही हैं तो इसके पीछे कई प्रकार के तर्क हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा यह कहा जा रहा है कि 16% की दर से 16% ग्रोथ रेट के हिसाब से वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो इतनी ग्रोथ रेट किसी भी कंट्रीज की वैश्विक स्तर पे नहीं है, और जिसकी वजह से भारत जो है वो तरक्की की जो राह है उस पर बहुत ज्यादा उसकी जो गाड़ी है वो सरपट दौड़ती हुई नजर आ रही है। तो बहरहाल आप इस प्रश्न के माध्यम से जान रहे हैं कि भारत जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है 2027 और 28 के आसपास ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है, और ये नंबर 3 के स्थान पे क्या हो जाएगा? काबिज हो जाएगा। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का क्या किया, अनावरण का है। यूएवी हम सब लोगों को पता, मानव रहित विमान, मानव रहित विमान। और सभी राष्ट्रों की सेनाएं इस प्रकार के अनआर्मर्ड व्हीकल का उपयोग करती है और उसी के दर्ज के अंदर 10 यूएवी का अनावरण वर्तमान में किया गया है। तो कहां पे किया गया, ये किया गया अभी हैदराबाद में। अडानी ग्रुप का ये बहुत बड़ा एक यहां पे एयर शो किया गया था और वहीं पे एरोस्पेस पार्क के अंदर आयोजन समारोह के अंदर 10 मानव रहित वाहन यूएवी का अनावरण अभी किया गया है। अब इसके कौन सी ऐसी कौन कौन सी इसकी चीजें हैं जो मैं आपको अलग से इसको क्या बनाती है, डिफरेंट बनाती है। स्वदेशी निर्मित मानव रहित हवाई वाहन है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा इसको विकसित करा गया है। 36 घंटे की क्षमता, लगातार 36 घंटे तक क्या कर सकता है, ये उड़ सकता है। और 450 किलोग्राम का पेलोड, जो इसमें आप क्या ले सकते हैं, इसमें से हथियार सामग्री, युद्ध सामग्री, इसको कैरी वो कर सकता है। अब बात करते हैं हर मौसम के अंदर काम करने वाला इस सैन्य प्लेटफॉर्म। आप दे सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि यूए अनआर्मर्ड व्हीकल जो है, जिसके अंदर मानव रहित विमान होता है और 450 किलोमीटर का साजो सामान ले जाने में सक्षम है। और इस प्रकार का एक विमान जो है वर्तमान में अडानी ने मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण इसने करा है। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना के जिसके वर्तमान में जो नौसेना प्रमुख जिनका नाम आर हरिकुमार। नौसेना की 3 कमांड है। पश्चिमी नौसेना की कमांड जो मुंबई में, पूर्वी नौसेना की कमांड विशाखापत्तनम, जबकि दक्षिणी नौसेना की कमांड कोच्चि केरला के अंदर स्थित है। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कराया है? तो एक निजी बैंक है और निजी बैंक का नाम इंडसइंड बैंक, एक निजी बैंक, अनुसूचित बैंक, और उसने सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी समान रुपए क्रेडिट कार्ड करने की घोषणा उन्होंने करी है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य पहलू। इंडस बैंक के द्वारा समान रुपए क्रेडिट लॉन्च, खासियत क्या है, यूपीआई अनेबल्ड है। हाल ही में इंडस बैंक द्वारा हीरा उद्योग के लिए भी इस प्रकार का इंडस सोलेटर प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। जो हीरा व्यापारी हैं उनको और ज्यादा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंडस सोलेटर प्रोग्राम भी उन्होंने लॉन्च करा था। क्योंकि एक निजी बैंक है और इसकी स्थापना होती है अप्रैल 1994 में, मुख्यालय इसका मुंबई में। और अक्सर सभी बैंकों का मुख्यालय कहां होता है, वो मुंबई में होता है। उसका कारण यह है कि देश की जो आर्थिक राजधानी है वो कौन सी है, मुंबई है। अब बात करते हैं कि इसके संस्थापक का नाम श्रीचंद परमानंद हिंदुजा ग्रुप। और हिंदुजा ग्रुप भारत नहीं अपितु विदेशों के अंदर भी इसका बहुत बड़ा कारोबार है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि इंडसइंड एक बैंक जिसने सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा करी है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 10। हाल ही में किस राज्य में उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करा है? जिस प्रकार की याचिकाएं जो एक तो स्व संज्ञान की होती है और कोर्ट में इस प्रकार की याचिकाएं आती है कि पर्यावरण को और ज्यादा नुकसान हो रहा है, और उसी के एवज में उच्च न्यायालय ने क्या लगा दी है, उस पर रोक लगा दी है। और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, अभी मैं आपको बताता चलता हूं कि अभी देखिए कर्नाटक के अंदर 2 चीजें हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटका। और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मांड्या जिले में स्थित कृष्णा राजा सागर एक बड़ा बांध बनाया गया जो 20 किलोमीटर के क्षेत्र में खनन और उत्खनन गतिविधियों में क्या करेगा, इसको प्रतिबंधित इसको कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि कौन सी नदी पे बना हुआ, तो कावेरी नदी पर स्थित है। निर्माण इसका 1932 में हो चुका था, ब्रिटिश समय भी। लंबाई इसकी 8,597 फीट इसकी लंबाई है और नदी तल से ऊंचाई है 130.80 फीट इसकी ऊंचाई है। कावेरी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है और तमिल भाषा में पोन्नी नाम से इसको जाना जाता है। अब आपने सुना होगा कि कावेरी जल विवाद जो 2 राज्यों के मध्य है, कौन कौन सा, जिसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं, कर्नाटका और साथ में आपने जो देखा है इसके अंदर पोन्नी किसका स्थानीय नाम है, तमिलनाडु के अंदर इसको पोनी कहा जाता है। किस नदी को, कावेरी नदी को इसको क्या कहा जाता है, इसको पोनी कहा जाता है। और वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस प्रकार की उस पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। चलिए जानते आज के सेशन का अंतिम प्रश्न संख्या 11। विश्व का पहला ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया? जिस प्रकार तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और बहुत सारी चीजें ऐसी बन रही हैं
जो आरामदायक भी है और साथ में उन्नत प्रौद्योगिकी का परिणाम भी है। और उसी के संदर्भ के अंदर अभी अमेरिका के अंदर इस प्रकार की एक एलईडी को लॉन्च किया गया है। अगले साल इसको एलजी इसको क्या कर देगी, लॉन्च कर देगी। अब इसकी खासियत क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें आर पार देखा जा सकता है। देख लेते हैं इसके बारे में। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है। अमेरिका में लॉस वेगास के आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी का अनावरण किया गया। ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोडस, इसका फुल नेम। 77 इंच का ट्रांसपेरेंट ग्लास इसका क्या है, डिस्प्ले है। और एलजी सिग्नेचर के द्वारा इस साल के अंत तक, या कह सकते हैं 2024 के अंत तक, इसको मार्केट के अंदर उपभोक्ताओं को बेचने के लिए क्या कर दिया जाएगा, प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।